जनाब ने दुआ कबूल हुई इसके नाम से एक व्लॉग बनाया। एक तरह से शुक्रिया अदा अदा करने के लिए निकले हैं, जहाँ जहाँ के लिए उन्होंने मन्नत मांगी थी। अब व्लॉग में अपना अकीदा दिखाने के लिए और अपनी बातों को जायज़ ठहराने के लिए बड़ा ही संभल संभल के, बड़ा ही सही सही वर्ड्स का, शब्दों का चुनाव किया है जनाब ने। इस तरह से फ़नी ट्रोलिंग का शिकार हो गया और अपनी बात को रख ही नहीं पाया कि शिया है या सुन्नी है। उसके बाद में भी उसकी ट्रोलिंग हुई। जनाब ने उससे सबक लेके बहुत संभल संभल के यहाँ पर नरेशन किया, यानी कि पीछे से उन्होंने वॉइस ओवर किया और अपनी बात को सही ठहराते हुए और ये भी कहते हुए अपने अपने अकीदे की बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि यही सही है और आप क्या सोचते हैं। कुछ लोग इसको अच्छा समझते हैं और कुछ लोग इसको अच्छा नहीं समझते, कहते हैं शिरक है। जो भी कुछ मांगना है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से मांगना चाहिए। ये जो मंशा है जनाब की, इसमें कितनी हद तक सच्चाई है और फिर आज अचानक ये सब चीज़ें कैसे याद आईं, इस सब के ऊपर हम बात करेंगे और छोटा सा इस व्लॉग का भी रिव्यू करेंगे। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। पहले तो जनाब जो व्लॉग बनाते हैं ना, उसमें बहुत कम मेहनत करते हैं। वो सोचते हैं कुछ लोग समझ लेंगे, कुछ लोग अपने आप ही उसमें कोई ना कुछ अच्छी बात ढूंढ लेंगे, खुद ना ही मेहनत करनी पड़े तो वो अच्छा है। व्लॉग के स्टार्टिंग में सिर्फ ये कहते हैं कि चलें भाई, उसके बाद में कहाँ जा रहे हैं, कौन साथ में जा रहा है, क्या कर रहे हैं, वो आप अपने आप समझ लीजिए। उन्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी में बैठते ही एक फ्लास्क दिखाते हैं, पता नहीं वो फ्लास्क आपसे पूछ रहे हैं भी आप भी ले लीजिए थोड़ा सा, या फिर ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखो मैं यहाँ पर जो है ये ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ वो भी नहीं पता। आप समझ लीजिए जैसे कि जना मूक बधिर का जो समाचार आता है, उसमें आपको कुछ इशारे किए जाते हैं और आप उससे कुछ भी जो है समझना है वो समझ लीजिए। जनाब का व्लॉग ऐसे इशारों इशारों में होता है। देखिए ये भी नहीं बताया कि उसके साथ कौन कौन जा रहा है। बहुत देर में जाके पता चलता है कि निक्कू भी साथ में है। ना तो जनाब एक स्टोरी नरेट कर रहे हैं, अपनी जो स्टोरी नरेट कर रहे हैं। जब ये हाजी अली साहब की दरगाह में पहुंचते हैं, वहाँ पर जो शॉट लिए गए हैं, कभी जनाब के आगे से लिए गए हैं, कभी जनाब के पीछे से लिए गए हैं, और जनाब का जो दोस्त है अकरम, उसके भी शॉट है। तो फिर तीसरा कौन है जो व्लॉग शूट कर रहा है? लेकिन ये सारा शूट हो जाता है, उसके बाद में जब गाड़ी में आके बैठते हैं तब जाके पता चलता है ओहो निक्कू भी बैठा हुआ है, उसी ने ये शूट किया था। जिस वक्त पर अकरम को वहाँ बीच में बैठाते हैं, यानी रास्ते से बैठाते हैं, तो अकरम से जिस तरह से पूछ रहे हैं जनाब उसके बच्चे के बारे में, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि वो अकरम से पूछ रहे हैं। ऐसा लगता है कि जो ड्राइविंग पे सीट पे बैठा है, यानी इनका जो ड्राइवर है, ये उससे पूछ रहे हैं उसके बच्चे के बारे में। ऐसी एडिटिंग करती है कि सबके शब्द खा जाती है। कई बार तो कई सेंटेंस उसके व्लॉग में अधूरे रह जाते हैं जो भी किसी ने बोले होते हैं। हाँ जनाब है, जनाब का कैमरे का शटर खुलता है तो वो शूट करता ही चला जाता है। उसके बाद में आप समझ लीजिए कि वो जो भी कुछ दिखा रहा है, आप समझ लीजिए वो जनाब कुछ भी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। इसे कहते हैं आलसी अंदाज। जनाब का व्लॉगिंग बनाने का अंदाज है ना, वो ऐसी आलसी है। चलिए इस लेजी आदमी के बारे में बात करते हैं। जैसे ही ये वहाँ पहुँचता है दरगाह के बाहर, यानी जो लंबा पाथवे है जिस पर चल करके आप समुद्र के अंदर बनी हुई उस दरगाह तक जाते हैं, हाँ जनाब को अपना कैरियर याद आता है। कह रहे हैं इतने और एक दिन में इसी तरीके से निराश होकर यहाँ पर आया था। जो फर्स्ट टाइम मुंबई में आया था और मैं अपना पूरा मायूस हो चुका था, मेरे को कोई काम नहीं मिल रहा था, तब मैं यहाँ पर आया था और यहाँ आके मैंने रो रो कर दरगाह में मांगा था कि ए अल्लाह, ए जी अली साहब मेरी इज्जत रख लो। इस अकीदे के साथ में मैं यहाँ पर आया था कि ज़रूर यहाँ पर मेरी मुराद ज़रूर पूरी होगी। आपने इतना इमोशनल अंदाज में वो सारी चीज़ें कही हैं, जैसे कि बड़े बड़े एक्टर अपनी कहानियाँ सुनाते हैं ना, कि मैं बिल्कुल निराश हो चुका था, फिर मेरा देश लग रहा था इस दुनिया में मन नहीं है, मुझे पता नहीं काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरे स्ट्रगल के दिन ऐसे थे, मेरे स्ट्रगल के दिन वैसे थे। जनाब बिल्कुल ऐसे इमोशनल अंदाज में अपनी स्टोरी बयान कर रहे हैं कि इन्होंने दूसरे स्टारों की तरह जो सुनाया जाता है कि फाके किए, खाना नहीं मिला, और उसके बाद में कई कई दिन तक भूखे रहने के बाद में भी स्टूडियो जाते हैं और अपने जूते घिसते हैं, तब कहीं जाके कोई एक छोटा मोटा रोल मिलता है, फिर कहीं जाके कोई एक ब्रेक मिलता है और वहाँ से उनका कैरियर बूस्ट करता है। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही अपनी स्टोरी गढ़ने की कोशिश की है, पर असलियत इससे कहीं कोसों दूर है। पहली बात, जनाब जब यहाँ पर आए थे काम करने के लिए तो सबसे पहले अपने मामू के यहाँ रुके थे, तो यानी इनको रहने का कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इनको खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। स्ट्रगल करना
तो एक अलग बात होती है, लेकिन जिस तरह के फाके की, जिस तरह की मुसीबतों की सामना करना पड़ता है, बाकी स्टार को करना पड़ता है, जनाब की ऐसी स्टोरी में कोई ऐसी मार्मिक या इमोशनल स्टोरी नहीं है, लेकिन जनाब फिर भी उस स्टोरी को इस तरह से इमोशनल बनाने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज़ ब्लॉग चलेगा कैसे, उनको कोई महान कैसे कहेगा। इस तरह डब्बा का बॉर्नविटा वाला राग आज तक ख़त्म नहीं होता है। फिर जनाब जब तक अपनी स्ट्रगल स्टोरी को आगे ले जाते हैं। एक तरफ जनाब को खाने और रहने के लिए कोई ऐसी समस्या नहीं थी, उसके बाद में आप इधर उधर काम के लिए जाते हैं। तो जनाब का कहना ये था, मुझे इस तरीके से लोकल वगैरह का सफ़र करना पसंद नहीं था, इवन देन बस का सफ़र करना पसंद नहीं था। और इनके फादर ने इनको 5,000 रुपये दिए थे, तो ये इधर से उधर टैक्सी में जाया करते थे। भाई वाह, कितनी मजबूरी थी जनाब के सामने, खाने की भी मजबूरी थी और रहने की भी मजबूरी थी और इधर से उधर जाने के लिए कन्वेंस की भी मजबूरी थी। सब की सब बातें झूठ बोलते हैं। असल बात यही है, मामू के यहाँ रहते थे, जिन मामू को इन्होंने आज डेट में बुला भी दिया। यहाँ तक कि उनकी अगर मौत हुई थी तो उसमें भी वो वहाँ पर नहीं गए थे। तुम्हारे साथ ये सब हुआ था तो उस मामू के घर के और लोग भी तो होंगे, क्यों नहीं मिलते जुलते। ये एक नंबर के एहसान फरामोश लोग हैं, जिनसे इनका काम होता है उन्हीं के बारे में बात करते हैं, बाकी को तो ऐसे भुला देते हैं जैसे इनकी ज़िंदगी में कोई है ही नहीं। ये तो थी जनाब की स्ट्रगल की कहानी, लेकिन यहाँ पे किस तरह से पेश कर रहे हैं कि जैसे ओ हो इनका बहुत बुरा हाल हो गया था, इनको ये क्वेश्चन आ गया था कि आगे सर्वाइवल कैसे होगा, खाना के लिए क्या करना पड़ेगा, रहने सहने के लिए क्या करना पड़ेगा। अभी तक कोई भी तो ठौर ठिकाना नहीं हो पाया है, काम भी नहीं मिल पाया है, और इतने दिन हो गए यहाँ पे जाते हुए, किस मुंह से घर वापस लेकर जाएंगे। ये था जनाब का एक झूठ। बात करते हैं इनकी मन्नतों की और इनकी दुआओं की और दुआओं पे होने वाले असर की। असल में आए क्यों हैं जनाब? इसलिए आए हैं कि मैडम का जिस तरह से ट्रीटमेंट हुआ और वो ठीक ठाक होकर अपने घर पर आ गई। ट्रीटमेंट वैसे उनका अभी भी चल रहा है, पर जिस तरीके से ऑपरेशन जो सीजर हुआ वो सफल हो गया उनका। उन्हीं मन्नतों को पूरा करने के लिए जनाब आए हाजी अली साहब की दरगाह पर। हाजी साहब की जो दरगाह है, ये हाजी साहब को ये कहा जाता है कि जैसे वो मुंबई के बादशाह हैं। मुंबई में अगर किसी को कुछ मांगना है तो वो उनके पास जाए और उनकी दुआ वहाँ पर पूरी होगी। हाजी अली साहब की दरगाह के बाद में ये गए महिम में, जो दादर के पास में महिम में एक दरगाह है, फिर वहाँ पर गए। घर आने के बाद में उन्होंने कुछ और दरगाहों का नाम लिया और उसमें अजमेर का भी नाम लिया कि वहाँ इतनी जगह वो जाएंगे और अपनी अकीदत के हिसाब से सबके यहाँ शुक्रिया अदा करके आएंगे कि जिस तरीके से लाइफ की इतनी क्रिटिकल इलनेस के बाद में भी वो ठीक हो गई। अगर जनाब इतना ही मानते हैं और इतना ही समझते हैं इन सब चीज़ों को, तो ये बताइए जब इनकी अम्मी ने इनके बेटे के लिए यानी बच्चे के लिए, अपने पोते के लिए दुआ मांगी थी कि जिस दिन वो हो जाएगा, जिस दिन वो दुनिया में आ जाएगा, अल्लाह उसको दे देगा, तो डेफिनेटली वो जो है हाजी अली साहब की दरगाह पर जाएंगी अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए। सोच के देखिए, बेटे के पास में वक्त नहीं था इस बात के लिए कि माँ को उस मन्नत को पूरा करने के लिए यहाँ दरगाह तक लेकर आए। उसके लिए उसको 1-2 नहीं, पूरा 1.5 साल इंतज़ार करना पड़ा और वो इसके लिए फिर चालू के साथ आई और चालू ने मज़े से उस व्लॉग को बनाया कि भाई माँ की जो मन्नत थी वो पूरी हुई, उसके लिए ही वो यहाँ पर आई है। अब जनाब इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि अगर माँ ने एक दुआ मांगी थी तो वो उसके लिए क्या वो खुद जाएगी? वो किसका फ़र्ज़ बनता है? वो बेटे का फ़र्ज़ बनता है कि नहीं बनता है? मेरे बेटे के लिए मेरी जो सास थी उन्होंने दुआ मांगी थी अजमेर शरीफ के लिए, और जब बेटा हो गया तो हम सब लोग जो है अजमेर शरीफ गए थे उनको भी साथ में लेकर। मेरे यहाँ कहने का मतलब ये है कि आपके घर के जो बुज़ुर्ग होते हैं, अगर वो किसी तरह की मन्नत मांग लेते हैं तो उसको पूरा करने का फ़र्ज़ किसका होता है? बेटों का, यानी घर के जो बाकी लोग हैं उन सब का होता है, क्योंकि वो खुद तो इस तरह से जा नहीं सकते। तो जनाब अपनी अम्मी की इस तरह की मन्नत पूरे करने के लिए क्यों नहीं लेकर गए? और आज अचानक इस तरीके से सबके साथ में उनका प्यार और उनका अदब यही है कि ये उनकी मन्नत कबूल होने पे वहाँ जाने की याद अचानक इस तरीके से सब जगह कैसे आ गई। इनके व्लॉग के नीचे एक बड़ा ही अच्छा कमेंट था, एक और इनके मुंह पे तमाचा था इस बात के लिए। उसमें क्लियर कट लिखा हुआ था कि आप अपने वाइफ यानी कि मैडम को लेके हज करने जाओ।
उनका कहना इस तरीके से गलत था कि हर मुसलमान की ये इच्छा होती है कि वो एक बार हज करने ज़रूर जाए, और वैसे भी कहा भी गया है कि मुसलमान के ऊपर जो फ़र्ज हैं उनमें से एक फ़र्ज़ ये भी है कि अपनी ज़िंदगी में वो अपने कामों से फ्री होकर या ऐसी कंडीशन में जब उसके पास कर्जा ना हो और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो तो वो हज करने ज़रूर जाए। ऐसे में जनाब कभी भी हज के बारे में बात करने का कभी भी जिक्र नहीं करते हैं, जिसका कारण सभी मुसलमान लोग क्या समझते हैं कि वो ऐसा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें मैडम को ले जाकर वहाँ पर ले जाने में दिक्कत है। मैडम भी देखिए स्विट्ज़रलैंड जाने की ज़िद कर सकती हैं जनाब से, और बाकी अपनी ज़िद पूरी कराने के लिए कर सकती हैं। और अभी हाल ही में तो जितनी बचकानी हरकत करी थी कि अकाउंट बना दो, अकाउंट बना दो, और कोरा कोरा दोनों का झूठ था, और दोनों जो है एक एक्टिंग कर रहे थे एक सोप ऑपेरा की तरह। क्या मैडम कभी भी ये नहीं कह सकती कि अब हमको हज के लिए जाना चाहिए, लेकिन नहीं कहेंगी वो आपको। यही वो सच है कि जो आज की डेट में इनके सामने सबसे ज़्यादा खड़ा है और जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा सवाल किए जाते हैं। यहाँ तक कि कई बार इनसे इनके व्लॉग में भी सवाल पूछे गए हैं, लेकिन जनाब ने कभी इस तरह की बातों का जवाब नहीं दिया। और जनाब जरा थोड़ा सा अपनी जो सास यानी कि सासू माँ हैं उनसे भी तो पूछ लो कि उन्होंने क्या मन्नत मांगी थी अपनी बेटी की इस तरह की बीमारी के अगेंस्ट। जाओ उसको भी पूरा करके आओ। यहाँ तो मैडम की मम्मी का ना तो ये कोई यहाँ पर प्रार्थना करते हुए दिखाएंगे, ना किसी मंदिर का सीन दिखाएंगे, ना 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 ना, क्योंकि बहुत सारे इनके व्यूवर्स जो है ना वो इस बात से नाराज़ हो जाएंगे। जब मम्मी रहती इनके पास में है तो और कहाँ जाएंगी, या ये कहिए उनकी मन्नतों को पूरा करने के लिए उनका कौन सा बच्चा आने वाला है और कौन सा उनको लेकर जाएगा। अब इस तरह का दोगलापन, एक तरफ तो अपने आप को बेटा दिखाना कि देखो मैं अपनी सासू माँ का भी बेटा हूँ, उसका ध्यान रख रहा हूँ, उसके लिए घर लेकर दे रहा हूँ जो कि उन्हीं के नाम है। तो जनाब हम भी इस बात को जानने में इंटरेस्टेड हैं कि उन्होंने क्या मांगा था और उन्होंने पूरा कर दिया है या नहीं किया है। कोई ऑब्जेक्शन खड़ा नहीं कर रहे कि आप वहाँ क्यों गए थे और बाकी जगह क्यों जाना चाहते हैं। ये कुछ लॉजिकल सवाल हैं, क्यों करके अम्मी को लेके नहीं गए और क्यों करके अपनी सास यानी कि मैडम की मम्मी को साथ में लेके क्यों नहीं गए, उनकी जो भी मुराद उन्होंने मांगी थी। पूछो तो अगर आपने वो व्लॉग देखा हो कि जब वो इस तरह से बीमारी के बारे में बात कर रही थी तो लिटरली वो रो रही थी। अब वो कोई इनकी तरह से एक्टिंग नहीं कर रही थी, ऐसे ही दोनों बैठ के एक्टिंग कर रहे थे कि नहीं 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 व्लॉग बना, वो बना दो, इंस्टा अकाउंट बना दो, इंस्टा अकाउंट बना दो, इस तरह की एक्टिंग नहीं कर रहे थे। वो वाकई में वो रो रही थी और दिल से रोई थी कि उसको ऐसा लग रहा था कि मेरी बेटी को अगर कल को कुछ हो गया, पहली बात तो वो बेटी के बिना कैसे रह पाएगी, क्योंकि आज की डेट में देखा जाए तो उसका यही एक सहारा है। जो हस्बैंड है वो आपने देखा ही होगा, वो यहाँ इनके साथ में रहते ही नहीं, यहाँ तक कि मिलना भी पसंद नहीं करते। तो ऐसे में इसकी मम्मी का सहारा कौन है? मैडम ही है, और मैडम के को ही अगर कुछ हो जाए तो वो कहाँ रहेंगी और कैसे रहेंगी और कैसे अपने दिन काटेंगी। और उससे भी ज़्यादा देखो जो नानी या दादी होती है ना, उनको अपने बच्चों से यानी कि नवासों से या पोतों से बहुत बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है। तो ऐसे में उनको सबसे ज़्यादा फिक्र इसी बात की होती है कि आखिर छोटा सा बच्चा कैसे रहेगा। जनाब वैसे तो अपने मेटा ग्लासेस पहन कर बैठे हुए हैं, लेकिन जब मौसम और ये सब देखा उसके बाद में मेटा ग्लासेस हाफ के बाद में गायब हो जाते हैं। वो जनाब अपने फ्रेंड को लेके गए हैं, अकरम को साथ में लेके गए हैं, लेकिन उससे कोई किसी तरह की कोई बातचीत या कुछ भी, सब गायब है। बड़ा अजीब सा लगता है। बाहर बुरी तरह से बारिश हो रही है और जनाब अंदर बैठे हुए व्लॉगिंग कर रहे हैं, लेकिन नहीं, उनके सन ग्लासेस पूरी तरीके से उनकी आंखों की पूरी सुरक्षा कर रहे हैं, कहीं से भी कोई रोशनी चली ना जाए। ऐसे लगता है जनाब ऐसे बैठे हैं सच में जैसे ऑपरेशन करा के आए हो अपनी आंखों का। जनाब ऐसे अनपढ़ गंवारों वाली बात करते हैं, मतलब मैडम इनके साथ होती है तो बात अलग होती है, लेकिन जब ये इस तरह से जा रहे होते हैं अकेले तो ये ऐसे बातें करते हैं कि जैसे इन्हें किसी चीज़ का पता ही नहीं है। जो सी लिंक है उसके बाद में जो चेंज ओवर्स हैं, वो चेंज ओवर का उनको इतना कन्फ्यूज़न है कि वो कहाँ जाएंगे कैसे जाएंगे। क्यों पढ़े लिखे नहीं हो क्या? क्या वो साइन बोर्ड पढ़ने नहीं आते क्या? इतने क्लियर कट साइन बोर्ड सारे सारे लगे हुए हैं कि आप इजीली चूज़ कर सकते हैं आपको कौन सी लेन में कहाँ जाना है। अब अगर आँख मीच के अगर आप चलाओगे और आपका ध्यान कहीं और होगा तब तो आप कहीं के कहीं पहुँच ही जाओगे। आप कुछ अपने आप अकेले आप कुछ कर नहीं सकते क्या? या आपके अंदर कोई स्किल नहीं है एक मैन चाइल्ड बनने के? देखिए ये मुहिम गए थे तो
तो वहाँ पर एक रेस्टोरेंट में, आई मीन एक होटल में गए, और वहाँ पे जो गरीब बच्चे होते हैं उन सबको खाना तकसीम करने के लिए उनसे बात कर रहे हैं। और ऐसा अक्सर है, बहुत सारी जगह पर क्या होता है, दिल्ली में भी ऐसा ही है कि वहाँ पर ना कूपन दे देते हैं वो, कि भाई आपको कितने लोगों को खाना खिलाना है, क्योंकि 50 लोग खिलाना है, और पर डाइट का कितना है, वो डाइट के हिसाब से कि भाई 50 रुपये की डाइट पड़ेगी, या वो आप कितने का करना चाहते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ ऐड करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आप पेमेंट कर देते हैं। साथ साथ वो सारे टोकन कलेक्ट कर लेते हैं, और वो टोकन जो वहाँ लोग जो बैठे होते हैं, यानी कि जो खाना खाने के लिए बैठे होते हैं, बच्चे हों गरीब हों, वो उन सब में टोकन बांट दिए जाते हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो लोग जो ना वहाँ से खाना लेके खा लेते हैं। पर मैं आपको बता दूँ, ये तरीका एक गलत तरीका है, क्योंकि ये लोग जो है काफ़ी हद तक गरीब लोग होते हैं, तो उसकी वजह से इनको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगर आप टोकन दे देते हैं, इनमें से कई टोकन उसके पास वापस चले जाते हैं, जिसके बदले में वो जितने पैसे का टोकन होता है उससे कुछ कम पैसे ले लेते हैं। जितना ज़्यादा सवाब अगर आप वास्तव में चाहते हैं, सही मायनों में चाहते हैं, तो आप खुद वो खाना तकसीम कीजिए लोगों को, और वहाँ उनको खाने दीजिए। इस बात के लिए बहुत सारे लोग जो जाते हैं और वहाँ पर जो है, वहाँ पे या तो कच्चा सामान लेके जाते हैं या वहीं पे मिल जाता है, और देख करा देते हैं, और देख कराने के बाद में वो देख ही सब जगह तकसीम की जाती है इस तरीके से। तो वो भी एक तरीका है, और वो भी एक सही तरीका है, सटीक तरीका है, जिसमें आप कंट्रोल करते हैं कि जो खाना बन रहा है वो भी अच्छी क्वालिटी का बन रहा है, और जो लोगों को, गरीब लोगों को आप खिला रहे हो वो एक अच्छी क्वालिटी का खाना खिला रहे हो, और डायरेक्ट वो खाना ही खिलाया जाता है। वहाँ कोई पैसे का लेन देन नहीं होता कि भाई आपने किसी के लिए पैसे दे दिए और वो पैसे उस तक नहीं पहुँचे, यानी कि वापस आ गए। जनाब, आप ये स्टारडम को क्या हुआ, आप दो दो दरगाह पर गए, लेकिन वहाँ पे कोई आपको ऐसा नहीं मिला जो आपसे सेल्फी ले रहा हो, आपसे हाथ मिला रहा हो। मास्क लगा के तो आप मोहम्मद अली रोड पे भी जाते हो, लेकिन वहाँ और यहाँ पे क्या फ़र्क आ गया? जनाब के पूछने वाले सब गायब हो गए हैं। मुंबई में इतने सारे कंस्ट्रक्शन और ये सब चलते रहते हैं, क्या जनाब को वाकई में इन सब चीज़ों की बिल्कुल बेखबरी रहती है? ये बिल्कुल हर चीज़ से अनजान बने रहते हैं, कुएं के मेंढक हैं क्या? और यही वजह है कि इनके यहाँ के जो बच्चे हैं वो भी सब लगता है कि सब के सब इस तरह कुएं के मेंढक बन गए हैं। इन्हें यही नहीं पता कि वहाँ हाजी अली साहब की दरगाह के वो पास में एक फ्लाईओवर जो बना हुआ है वो अभी का बना हुआ है, उसको काफ़ी दिन हो गए, और वो रास्ता वगैरह किस तरह से उन्होंने मॉडिफाई कर दिया है। उसी पाथवे पे जनाब को याद आ जाता है, मेरी कहानी यहाँ से शुरू हुई थी, दिन में यहीं आया था, टूट कर बिखर कर यहाँ पर आया था। ये इस सब के बारे में तो हम पहले भी बात कर चुके हैं इस व्लॉग के स्टार्टिंग में। लास्ट में एक बात और कहूँगा, जितना जनाब हम्बल बन रहे हैं और जितना ये कि भी गरीबों को खाना बांट दें, ये बांट दें, क्या एक बार भी ये ख्याल आता है कि इनकी जो फुप्पी हैं वो आज की डेट में खाना कैसे खाती होंगी? उनके फूफा जो गुजर गए हैं आज की डेट में दुनिया में नहीं है, और एकमात्र वही काम करने का जरिया था उनके साथ में, यानी रोटी कमाने का वही जरिया था। आज की डेट में वो फूफी बजाय इसके इद्दत करने के वो घर घर जाके काम कर रही हैं अपनी रोटी कमाने के लिए। आपको एक बार भी इस बात का ख्याल नहीं आता कि भाई सबसे पहला मेरा फ़र्ज़ तो बनता है, मेरे ही घर की लड़की हैं, फूफी जो है कोई और नहीं मानी जाती, वो घर की लड़कियां मानी जाती हैं, और उनको आज की डेट में अपने खाने के लिए दर बदर दूसरों लोगों का काम करना पड़ रहा है, और वो भी ऐसी कंडीशन में कि जब उनको इद्दत करनी चाहिए। जिन लोगों को नहीं पता है इद्दत, मैं बता देता हूँ कि जब शौहर गुजर जाता है तो 4 महीने 10 दिन तक वाइफ को पर्दे में रहना पड़ता है, और पर्दे में रहने का मतलब ये होता है कि वो दुनिया के लोगों से नहीं मिल सकती, ख़ास तौर से जो मर्द लोग हैं उनसे नहीं मिल सकती। वो सिर्फ अपने बेटे से मिल सकती है, अपने भाई से मिल सकती है, अपने फादर यानी वालिद के साथ मिल सकती है, लेकिन बाकी के जो रिश्ते हैं उनका उनके सामने जाना ठीक नहीं होता। तो ऐसे में घर से बाहर निकलना तो बहुत बहुत दूर की बात होती है, क्योंकि ये पर्दे की बात है और वो घर के अंदर ही ये सब किया जाता है। ऐसे में भी मुझे बहुत ही तरस आता है, बहुत दुख होता है। अल्लाह उनकी मदद करे किसी तरीके से। वो जो है आज की डेट में घर से बाहर निकल के जाती हैं और लोगों के बर्तन साफ़ करती हैं, घरों में सफाई करती हैं, और उसके बाद में जो पैसे मिलते हैं उससे उनकी रोजी रोटी का चल रहा है। असल में जिसने सितारा बेगम से पंगा लिया वो तो इनकी फैमिली से बिल्कुल अलग हो जाता है। सितारा बेगम की वजह से ही दादी ऐसे ही मर गई, और अब फूफी का भी इस तरीके से बहुत बुरा हाल हो रहा है। क्या वो इनकी फैमिली की नहीं है? कहाँ ये पैसे इधर उधर बांटते फिरते हैं, ये कहते हैं हम ये परिवार पाल रहे हैं, हम वो परिवार पाल रहे हैं। अरे सबसे पहले अपना परिवार पालो, दूसरों की तो करना है करो, हम कब मना करते हैं, लेकिन पहले अपना परिवार तो पाल लो, पहले अपनी
फुप्पियों को तो देख लो। मैं तो ये सबसे कहूँगा, आप लोग जो भी मेरे व्लॉग सुनते हैं, इनके व्लॉग पे जाके कमेंट कीजिए बार बार कि फुप्पी का क्या आप क्यों ध्यान नहीं रखते हैं। जिस तरीके से इसके फादर के यानी कि मैडम के फादर के बारे में कमेंट हो रहे थे, और आज देख लीजिए वो व्लॉग में नज़र आ रहे हैं। सिर्फ दिखाने के लिए हैं, दिखाने के लिए, लेकिन एटलीस्ट वो नज़र तो आए। ये भाई सही बात को कहने में कोई बुराई नहीं है। इसलिए इनके व्लॉग के नीचे बार बार, दोनों के, डब्बा के व्लॉग के नीचे भी और मैडम के व्लॉग के नीचे भी और जनाब के व्लॉग के नीचे भी इनकी फुप्पी के लिए आप गुजारिश कीजिए, सवाल कीजिए कि वो उनका ऐसा बुरा हाल क्यों है। क्या उनकी नियति भी यही है कि वो आने वाले वक्त में दादी की तरह वो भी इस तरीके से ऊपर चली जाएं। ये थी जनाब की असलियत मन्नत के लिए। किस तरीके से उन्होंने अम्मी की मन्नतों का ध्यान नहीं रखा, किस तरीके से अपनी मैडम की मम्मी की मन्नतों का ध्यान नहीं रखा, और किस तरीके से कभी भी वो हज का नाम नहीं लेते। इस सब के बारे में आपका क्या कमेंट है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।